India stated its position. Doval said China's aggression at the border has eroded trust. एक कंट्री का मैप बदल गया। And the Dalai Lama is currently in Ladakh एक लीडर इंडिया आ गए। India-China border. इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट सुनते ही हम सबसे पहले 1962 वार, गलवान क्लैशेस या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट याद आता है। लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट असल में शुरू कहाँ से हुआ था? इन सारे क्वेश्चन की आंसर एक ही स्टोरी में छुपा हुआ है। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कंप्लीट पिक्चर आपको क्लियर हो जाएगी। 1949 से 1959 तक इंडिया और चाइना के बीच तिब्बत एक बफर रीजन की तरह था। उस टाइम तिब्बत अपना एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाता था, लेकिन चाइना हमेशा ये क्लेम करता था कि तिब्बत उसका हिस्सा है। 1951 में चाइना ने तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव के साथ 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया। इस एग्रीमेंट के हिसाब से फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस बीजिंग की कंट्रोल में रहेंगे, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल सिस्टम और रिलीजियस फ्रीडम तिब्बत के पास ही रहेगी। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इंडिया में आर्टिकल 370 रिमूव होने से पहले जम्मू एंड कश्मीर को जो स्पेशल ऑटोनॉमी मिली हुई थी उसी जैसे, लेकिन ये एग्रीमेंट ज्यादा तक नहीं चला। 1951 में तिब्बत की कैपिटल लासा में बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो गए। तिब्बत फाइटर्स और चाइनीज आर्मी के बीच क्लैशेस होने लगे। इस टाइम यूएसए भी तिब्बत फाइटर्स को सपोर्ट कर रहा था। इसी सिचुएशन के बीच तिब्बत की पॉलिटिकल रूलर और स्पिरिचुअल लीडर 14th दलाई लामा हिमालय के थ्रू इंडिया आ गए। इंडिया ने उन्होंने पॉलिटिकल सपोर्ट दे दिया, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद दोनों कंट्रीज के रिलेशंस बिल्कुल बदल गए। चाइना ने इंडिया पर एक्यूज किया कि तिब्बत रिफ्यूजीज को शेल्टर देकर इंडिया एंटी चाइना एक्टिविटी सपोर्ट कर रहा है। आखिर में चाइना ने तिब्बत को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया और मैप भी बदल गया। इन इंसिडेंट के बाद इंडिया और चाइना डायरेक्टली बॉर्डर शेयर करने लगा। धीरे धीरे दोनों कंट्रीज के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट भी शुरू हो गए और इन बॉर्डर की डिस्प्यूट की एक बड़ा वजह ब्रिटिशर की ड्रा किए हुए बाउंड्रीज भी थी। 1962 में अचानक हिमालय रीजन में चाइना ने इंडिया ट्रूप्स पर अटैक कर दिया। उस वक्त इंडिया वार के लिए रेडी नहीं था, इस वजह से हम ये वार हार गए। तब से चाइना अक्सर चीन को अपना टेरिटरी मानता है, लेकिन इंडिया इस क्लेम को आज भी रिजेक्ट करता है और आज तक इसी इशू का कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकल। 1996 में दोनों कंट्रीज एक एग्रीमेंट पर आया कि बॉर्डर पर वेपन्स यूज नहीं करेंगे और ट्रूप्स भी कम करेंगे। इसके लिए बॉर्डर पीस एग्रीमेंट भी साइन किया। अब बॉर्डर एरियाज में आर्मी डिप्लॉय करना बिल्कुल इजी नहीं है। यहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर, हाई एल्टीट्यूड और लो ऑक्सीजन होता है। सिर्फ चलाने में बहुत मुश्किल होता है। ये विजुअल देखिए, यहाँ रोड कनेक्टिविटी बनाना भी कितना डिफिकल्ट है। इसी चैलेंजिंग टेरेन को ओवरकम करने के लिए चाइना पिछले कुछ सालों से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्पीड से डेवलप कर रहा है। इंडिया बॉर्डर के पास हाईवेज, टाउन्स, एयरपोर्ट्स, अंडरग्राउंड टनल्स और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है। 1950 से 60 के टाइम तिब्बत में लगभग 7,300 किलोमीटर का रोड नेटवर्क था, लेकिन आज ये बढ़कर 1.2 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। मतलब एवरेज देखा जाए तो चाइना हर दिन लगभग 5 किलोमीटर नया रोड नेटवर्क बिल्ड करता रहा। न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट के मुताबिक चाइना बॉर्डर एरियाज में 50 से ज्यादा नया विलेजेस बन रहा है और कुछ विलेजेस में परमानेंटली सेटल होने वाले लोगों को इंसेंटिव्स और सब्सिडीज भी दिए जा रहा है। चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया भी रिसेंट ईयर्स में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चाइना बॉर्डर के पास हम लगभग 2500 किलोमीटर रोड नेटवर्क बिल्ड कर चुका है। सिर्फ रोड्स नहीं, टनल्स, ब्रिजेस, एयरफील्ड्स और एलिपैड्स भी डेवलप किया जा रहा है। एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12,000 करोड़ रुपये से ज्यादा स्पेंड करता है, लेकिन चाइना का स्पेंडिंग इससे भी काफी ज्यादा मान जाता है। चाइना ने ऑफिशियल नंबर्स कभी रिलीज नहीं किए, लेकिन एस्टिमेट के हिसाब से चाइना हर साल 40,000 से 60,000 करोड़ रुपये बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड करता है। अब सवाल ये है कि माउंटेन्स रीजन में इतना पैसा स्पेंड करने की जरूरत क्यों पड़ रहा है? रीजन सिंपल है। चाइना हमारे टेरिटरी के कुछ पार्ट को अपना टेरिटरी मानता है और इंडिया इस क्लेम को रिजेक्ट करता है। जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होता है, तब तक ये स्पेंडिंग भी रुकने वाले नहीं है। 1962 जैसे सिचुएशन दोबारा रिपीट ना हो, इसलिए इंडिया को भी अपना स्पेंडिंग इंक्रीज करना पड़ेगा। रिसेंट ईयर्स में चाइना सिर्फ इंडिया के साथ ही नहीं, फिलीपींस, वियतनाम, ताइवान और जापान जैसे कंट्रीज के साथ भी सी और लैंड डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व रहा है। इसलिए चाइना कब क्या करे कोई नहीं जानता।
और इसी वजह से इंडिया को हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ता है। लेकिन इंडिया चाइना कंपटीशन सिर्फ हिमालय तक नहीं, बॉर्डर को डिफेंड करना एक चैलेंजिंग है। लेकिन इकोनॉमी को स्मूथली चलाने के लिए सी रूट्स इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड का बहुत बड़ा हिस्सा सी रूट्स के थ्रू होता है। इंडिया का भी मेजॉरिटी इंटरनेशनल ट्रेड शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। चाइना की इकोनॉमी भी मैरीटाइम ट्रेड पर बहुत हेवीली डिपेंड करता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाइना की क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स का बड़ा हिस्सा स्टेट ऑफ मलाक्का नाम पे चोक पॉइंट से होता है। मतलब इंडिया और चाइना दोनों ही मैरीटाइम रूट्स पर काफी डिपेंडेंट है, और स्पेशली ऐसे चोक पॉइंट पर, क्योंकि इन रूट्स पर जिस कंट्री का कंट्रोल या इन्फ्लुएंस ज्यादा होगा उसके पास स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी उतना ही ज्यादा होगा। इसी वजह से चाइना पिछले कुछ सालों से इंडिया ओशियन रीजन में अपनी प्रेजेंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पाकिस्तान में गदर पोर्ट, श्रीलंका में हम्बुटा पोर्ट, जिबूटी में अपना ओवरसीज मिलिट्री बेस और बांग्लादेश और म्यांमार जैसे कंट्रीज में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के थ्रू चाइना अपना स्ट्रेटेजिक रीच को एक्सपेंड कर रहा है। अब चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने के लिए इंडिया भी अपने मैरीटाइम स्ट्रेटेजी को स्ट्रांग बना रहा है। अंडमान एंड निकोबार कमांड को डेवलप किया जा रहा है। लक्षद्वीप में इंफ्रास्ट्रक्चर, ओमान को डॉक्यूमेंट पोर्ट का एक्सेस, मॉरिशस में अगलेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर और यूनाइटेड स्टेट जैसे पार्टनर्स के साथ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट का यूज कर रहा है। मतलब इंडिया सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं रहा, बल्कि फ्रेंडली कंट्रीज के साथ पार्टनरशिप बनकर चाइना को काउंटर कर रहा है। और इसी वजह से इंडिया ओशन रीजन में रेगुलरली मिलिट्री एक्सरसाइज और जॉइंट नेवल ड्रिल्स भी कंडक्ट किया जा रहा है। अब तक हमने देखा कि बॉर्डर और मैरीटाइम रीजन में इंडिया चाइना को काउंटर कर रहा है, लेकिन ट्रेड की बात करें तो यहाँ पिक्चर बिल्कुल अलग है। ट्रेड में आज भी चाइना इंडिया से काफी आगे है। करेंटली इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड डिफिसिट $102 बिलियन का है, मतलब लगभग 9 लाख करोड़ रुपया। ट्रेड डिफिसिट का सिंपल मतलब हम चाइना को जितना गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं उससे काफी ज्यादा गुड्स इंपोर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम 100 रुपए के गुड्स चाइना को एक्सपोर्ट करें और 1000 रुपये गुड्स चाइना से इंपोर्ट करें, तो बीच का डिफरेंस ही ट्रेड डिफिसिट होता है। अब सोचिए, अगर फ्यूचर में दोनों कंट्रीज के रिलेशंस और खराब हो जाए और चाइना इंडिया पर सैंक्शंस या एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दे, तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पर पड़ेगा। पहले भी चाइना कुछ प्रोडक्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा चुका है, जैसे टनल बोरिंग मशीन्स, फर्टिलाइजर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स। इसलिए चाइना कब क्या डिसीजन ले ये प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। और अगर किसी क्रिटिकल प्रोडक्ट की सप्लाई रुक जाए तो उसका असर मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट तक हर जगह देखने को मिल सकता है। आज भी इंडिया का इंपोर्ट सेक्टर में चाइना पर काफी डिपेंड करता है। इसीलिए अगर इंडिया अपना ट्रेड डिफिसिट धीरे धीरे कम कर पाए तो फ्यूचर के रिस्क भी काफी कम कर सकता है। तो इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट की स्टोरी नहीं, ये स्टोरी तिब्बत से शुरू हुई, फिर हिमालय बॉर्डर तक पहुंची, उसके बाद इंडियन ओशन, पोर्ट्स, ट्रेड, टेक्नोलॉजी और आज लगभग हर स्ट्रेटेजिक फील्ड में ये कंपटीशन दिखाई देता है। आज के टाइम में सिर्फ मिलिट्री पावर स्ट्रांग होना इनफ नहीं है, इकोनॉमी भी स्ट्रांग होना चाहिए, सप्लाई चेन सिक्योर होना चाहिए, सी रूट सेफ होनी चाहिए और क्रिटिकल रिसोर्स पर भी कंट्रोल होनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, ट्रेड और रिसोर्स भी उतना ही बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसी वजह से इंडिया आज बॉर्डर से लेकर सी रूट तक हर जगह अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन को स्ट्रांग बना रहा है, ताकि फ्यूचर में चाहे कोई भी सिचुएशन आए, इंडिया हर चैलेंजिंग के लिए बेटर प्रिपेयर्ड रहे। और इसलिए इंडिया चाइना की ये स्टोरी भी अभी भी खत्म नहीं होती। ये कंपटीशन आज भी कंटिन्यू हो रहा है और आने वाले सालों में शायद और भी इम्पोर्टेंट होने वाले है।